नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बीएड में आने वाले शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे, जिसके माध्यम से सीखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन शिक्षण अभिरुचि से आते हैं। और आप सभी का स्वागत है। आप इस वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें चैनल को और सब्सक्राइब करें। शिक्षण अभिरुचि से क्वेश्चंस 10 से 15 क्वेश्चन हर एक पेपर में आते हैं। वीडियो बीएचयू में भी आता है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो बीएड कराती है उसमें भी आता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यूपी बीएड यूनिवर्सिटी का भी, यूपी बीएड का भी जो फॉर्म आया उससे भी आता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चंस को लेते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, कक्षा में छात्र छात्राओं का ध्यान विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे। क्वेश्चन है, विकल्प है छात्र छात्राओं में जिज्ञासा का विकास करेंगे, बच्चों को कहानियाँ सुनाएंगे, भाषण ठीक प्रकार से तैयार करेंगे, कक्षा में जोर से बोलेंगे। आप लोगों का आंसर आना शुरू हो गया है। कक्षा में छात्र छात्राओं का ध्यान विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे। तो इसका आंसर ध्यान विकसित करना है, किसी का ध्यान विकसित करना है तो उनमें पढ़ने के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करेंगे। जिज्ञासा हो जाएगी किसी को किसी के प्रति, तो क्वेश्चंस को पूछने लगेंगे। और आप जब टीचिंग कर रहे होंगे तो जब बच्चे किसी भी सब्जेक्ट के टॉपिक को इंटरेस्ट से लेंगे और उनमें रुचि उत्पन्न हो जाएगी और वो अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे। जब बच्चे स्वयं से रुचि से पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, वो ध्यान विकसित करते हैं और क्लास में शांति का माहौल रहता है। तो आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, ए नंबर, छात्र छात्राओं में जिज्ञासा का विकास करेंगे। अगला क्वेश्चन, शिक्षा के स्वरूप के संबंध में आपका क्या विचार है। शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए, शिक्षा ऐसी हो जो व्यक्ति को आगे चलकर स्वावलंबी बनाए, शिक्षा ऐसी हो जो देश के सभी नागरिकों को एक सूत्र में बांध सके, या ये सभी। तो शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। शिक्षा, सही बात है, पहला क्वेश्चन नंबर का विकल्प देखिए, शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए, बिल्कुल सही। शिक्षा सभी के लिए उपलब्ध होनी चाहिए, हमारा संविधान भी यही कहता है। संविधान में देखिए मूल अधिकार में शिक्षा को जोड़ा भी गया है। शिक्षा को 88 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जोड़ा गया 2002 में। जो इससे भी क्वेश्चन आया है कि मौलिक कर्तव्य में जो है 6 से 14 वर्ष तक की शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया भारत में। अगला कुछ विकल्प है, शिक्षा ऐसी हो जो व्यक्ति को आगे चलकर स्वावलंबी बनाए। जी बिल्कुल, वो स्वावलंबी बनाने वाली शिक्षा ऐसी हो जो स्वावलंबी बनाए, जो जीविकोपार्जन की व्यवस्था करे। शिक्षा ऐसी हो जो देश के नागरिकों को एक सूत्र में बांध सके, बिल्कुल सही है। तो इसके तीनों आंसर सही हैं, तीनों विकल्प सही हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, चौथे का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, ये हिंदी का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। ये यूपी बीएड में क्वेश्चन ये आया था तो मैंने ले लिया, हो सकता है ये बीएचयू बीएड में भी आ जाए। और हिंदी के वर्णमाला से उच्चारण स्थान से क्वेश्चंस बने ही बने हैं। निम्नलिखित में कंठ ध्वनियाँ कहाँ कौन सी हैं, अर्थात जिनका उच्चारण स्थान कंठ है वह ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए में दिया है का खा, बी में दिया है या रा, और सी में दिया है चा और जा, और डी में दिया है टा और ड़ा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, का और खा। ये क्या है, कंठ से उच्चारण होता है, क वर्ग का कंठ से उच्चारण होता है। वर्णमाला किसे कहेंगे, ये शब्द समूह को, बी वर्णों के संकलन को, सी शब्द गणना को, और डी वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो वर्णमाला क्या होता है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हमेशा वर्ण का स्थान निश्चित होता है किसी भी वर्णमाला में, चाहे हिंदी वर्णमाला हो चाहे इंग्लिश वर्णमाला हो।
सभी में वर्णों के क्रम निश्चित होते हैं और वो व्यवस्थित होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, आपके विचार में शिक्षा क्या है? साक्षर बनाने का साधन है, एक राष्ट्रीय कर्तव्य है, समाज सुधार का साधन एवं माध्यम है, या फिर मानव का संस्कार रूपी आवरण है। तो शिक्षा क्या है? शिक्षा सिर्फ व्यक्ति को ज्ञान देने से संबंधित नहीं होती है। शिक्षा जो है मनुष्य के पूर्ण विकास से होता है। शिक्षा का जो अर्थ है वो सीखने से है, और शिक्षा का अर्थ होता है जो मनुष्य के आंतरिक विकास को बढ़ा सके। तो साक्षर बनाने का साधन शिक्षा है, केवल यही आंसर सही नहीं है, और ना ही यह एक राष्ट्रीय कर्तव्य है। शिक्षा क्या है? समाज सुधार का साधन है। शिक्षा के द्वारा ही हम समाज को सुधार सकते हैं, समाज में फैली कुरीतियों को सुधार सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? समाज सुधार का साधन एवं माध्यम है। शिक्षा के द्वारा ही हम अपनी संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करते हैं? हस्तांतरित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपके विचार में शिक्षा में हो रहे ह्रास को रोकने के लिए आवश्यक है। जो लोग इंग्लिश में हैं वो ह्रास को ना समझ पा रहे होंगे। ह्रास का मतलब क्या होता है? स्तर में कमी होना। तो शिक्षा के स्तर में कमी हो रहा है। कह रहे हैं कि शिक्षा जो है दिन ब दिन उसकी गुणवत्ता में कमी होती जा रही है। तो ऐसा क्यों है? क्वेश्चन में ये पूछना चाहता है। तो ऑप्शन है, विद्यालय में पुलिस की व्यवस्था की जाए, बी विद्यालय में खेल की समुचित व्यवस्था की जाए, सी छात्र छात्राओं में गृह कार्य के प्रति अभिभावक की जागरूकता, डी अध्यापकों द्वारा नियमित कक्षा शिक्षण। तो इसका जो ये है, विद्यालय में पुलिस की व्यवस्था करने से शिक्षा में ह्रास कम नहीं होने वाला है। विद्यालय में खेल की समुचित व्यवस्था की जाए तो शिक्षा की गुणवत्ता में सुझाव नहीं आएगा। इस खेल की समुचित व्यवस्था से बालकों में, बच्चों में जो लर्नर है उनका क्या हो जाएगा? वो क्रिएटिव हो जाएंगे, उनका शारीरिक विकास होगा। लेकिन लेवल ऑफ एजुकेशन के शिक्षा के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसका आंसर सही है डी नंबर, अध्यापकों द्वारा नियमित कक्षा शिक्षण होना चाहिए। प्रभावी कक्षा शिक्षण होने से ही जो है शिक्षा के स्तर में वृद्धि होगी। तो आंसर नंबर डी इसका सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यूपी बीएड परीक्षा में ये भी क्वेश्चन आया है, खग जाने खग ही की भाषा का अर्थ है। मुहावरा है, खग जाने खग ही की भाषा, अर्थात इसका जो अर्थ होगा क्या होगा? पक्षियों की भाषा जानना, समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं, पक्षी अपनी भाषा स्वयं समझते हैं, पक्षियों की तरह बोलना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं, अर्थात जो एक प्रवृत्ति के होते हैं। जैसे जंतु हैं तो जंतु, जो जानवर है वो जानवर की भाषा समझता है, मनुष्य है मनुष्य की भाषा समझता है। समान मनुष्यों में भी कैटेगरी वाइज है, कोई तमिल बोलता है, कोई केरला बोलता है, कोई संस्कृति, कोई हिंदी, कोई इंग्लिश बोलता है। तो जो इंग्लिश बैकग्राउंड का होगा वो इंग्लिश बैकग्राउंड की भाषा को समझेगा। वही है, समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं। इसका आंसर बी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन में यही है, तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ है। दोनों विद्वान, दोनों तत्वज्ञ, दोनों मूर्ख और दोनों चालाक। तो इसका आंसर क्या है? तू डाल डाल मैं पात पात, दोनों ही चालाक हैं। वो कह रहा है कि तुम डाल डाल हो तो मैं पात पात हूँ, मतलब तुम अगर 10 कदम चल रहे हो तो मैं 20 कदम चल रहा हूँ। दोनों ही चालाक है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बालक में आत्मविश्वास पैदा करना, बालकों को बुराइयों से बचाना, बालकों को ज्ञान देना, और ये सभी। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या है? सभी हैं। बालकों में आत्मविश्वास करना, बालकों को बुराइयों से बचाना और बालकों को ज्ञान देना। तीनों एलिमेंट शिक्षा में होते हैं। तो इसका आंसर क्या है? 4 नंबर डी नंबर सही है। आप लोग इस मॉडल पेपर से देख सकते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आप लोग इससे अपनी तैयारी को एक नई मोड़ दे सकते हैं। कंपटीशन हाई होने वाला है और हमेशा होता है। किसी भी प्रभावी संचार प्रणाली में प्रतिपुष्टि का प्रयोग किया जाता है। विषय वस्तु को
और गहराई से जानने के लिए, ग्राहक के दोषों का पता लगाने के लिए, प्रेषण के दोषों का पता लगाने के लिए, प्रक्रिया में आवश्यक संशोधन के लिए। तो प्रतिपुष्टि का मतलब उदाहरण से होता है, उदाहरण देना, चित्र दिखाना। जब आप किसी चीज़ को, जब क्लास में टीचिंग कोई करता है, तो यदि आप भारत के, यदि आप भूगोल के टीचर हैं मान लीजिए, तो आपको यदि भारतीय मानचित्र कोई विषय में बताना है, भारतीय राज्यों के बारे में बताना है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें प्रतिपुष्टि दे सकते हैं, भारत के मानचित्र को दिखा सकते हैं बच्चे को। तो जिससे क्या हो जाएगा, वो विषय वस्तु को और गहराई से जान पाएगा, उसको डीप नॉलेज हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर सही हो जाएगा। ये नंबर इसका आंसर सही है कि यदि आप प्रतिपुष्टि का प्रयोग करते हैं, किसी उदाहरण को देते हैं, मॉडल को दिखाते हैं किसी, तो उस विषय वस्तु में बच्चे को अधिक नॉलेज हो जाता है और आसानी से समझ में आता है। अगला क्वेश्चन, शिक्षक छात्र के लिए क्या होता है? अर्थात शिक्षक और छात्र में कैसे रिलेशंस होते हैं? तो पिता की स्थिति में होता है, मित्र व हितैषी की स्थिति में होता है, माता की स्थिति में होता है, या ये सभी? ये क्वेश्चन प्रकृतिवाद, शिक्षा में प्रकृतिवाद से संबंधित है। जो शिक्षक होता है वो क्या होता है, मित्र व हितैषी की स्थिति में होता है। बी नंबर इसका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। शिक्षक को हमेशा मित्र की तरह रहना चाहिए और वो कदम कदम पर बच्चों की हर एक समस्याओं का समाधान करे। शिक्षक केवल क्लासरूम टीचिंग से ही संबंधित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि आपके घर वालों को आपका अध्यापिका बनना पसंद नहीं है तो आप क्या करेंगी? कुछ कस्टम्स में जो है अभी भी अध्यापिका बनना पसंद नहीं करते हैं लोग, तो आप क्या करेंगे? अध्यापिका बनने का विचार छोड़ देंगी, घर वालों की कोई परवाह नहीं करेंगी, अध्यापन कार्य के पक्ष में दलील देंगी, उनकी इच्छा अनुसार कोई दूसरा व्यवसाय चुनेंगी। अध्यापिका बनना उनको पसंद नहीं है, आपको बनना पसंद है, तो दूसरा व्यवसाय आप नहीं चुनेंगी। ये क्वेश्चन गलत, आंसर मतलब डी विकल्प गलत हो जा रहा है। और अध्यापिका बनने का विचार छोड़ देंगी, ये भी गलत है। आपको अध्यापिका बनना है तो आप क्या करेंगी? अध्यापन कार्य के पक्ष में दलील देंगी, अपने घर वालों को समझाएंगी और उनको मना लेंगी कि मुझे अध्यापिका बनने दीजिए, मेरा प्रोफेशन है और मैं इसको लाइक करती हूँ। तो आप के एक स्थिति आएगी कि घर वाले भी मान जाएंगे और आपको अध्यापिका बनने देंगे। सी नंबर आंसर सही है। आपको हमेशा आशावादी होना है, कभी भी निराशावादी नहीं बनना है। पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और आपको आशावादी होकर के ही आंसर देना है। निबंधात्मक परीक्षाएं विश्वसनीय नहीं होती हैं क्योंकि इनके परिणाम सदैव समान नहीं होते हैं, इनके जांच की विधियां अलग अलग होती हैं, इनके उत्तर प्रायः बहुत भिन्न होते हैं, इनमें से कोई नहीं। निबंधात्मक परीक्षाएं विश्वसनीय नहीं होती। जो सब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव में रिलायबिलिटी नहीं होती है, विश्वसनीयता नहीं होती है। और जब विश्वसनीयता नहीं होती है, रिलायबिलिटी का मतलब हुआ कि जितने भी मानकों पर उसका परीक्षण किया जाए सेम आंसर आना चाहिए। यही ऑब्जेक्टिविटी में ये होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स हमेशा हर स्थिति में एक ही आंकड़े को देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनके परिणाम सदैव समान नहीं होते हैं। जो सब्जेक्टिव होते हैं, जो निबंधात्मक होते हैं, इनके हमेशा परिणाम बदलते रहते हैं, कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाता है पॉइंट्स में। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? इनका परिणाम सदैव समान नहीं होता है। और ऑब्जेक्टिविटी में रियलाबिलिटी होती है और वैलिडिटी होती है। 12 नंबर क्वेश्चन, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। हिंदी का क्वेश्चन है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। भाषा क्या है? अपनी भावनाओं को, अपने बातों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, दूसरे माध्यम है। भाषा एक माध्यम है। तो भाषा की सर्वोत्तम लघुत्तम सबसे लघु इकाई क्या है? शब्द है, पद है, ध्वनि है, वाक्य है। तो भाषा की सबसे लघु इकाई क्या हो जाएगा? ध्वनि हो जाएगा। सबसे लघु इकाई ध्वनि होती है। इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? अल्प प्राण, महाप्राण और उच्चारण स्थान, इनसे सबसे क्वेश्चंस आते हैं हिंदी में। तो निम्न में कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है?
अल्प प्राण के लिए आप जाने रहिए कि वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम एवं सल प्रत्याहार के जो वर्ण होते हैं वो अल्प प्राण कहे जाते हैं। तो देखिए इसमें पहला आंसर है खा, तो खा का वर्ग का दूसरा अक्षर है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा। और फिर देखिए बी था, तो ता वर्ग का था दूसरा अक्षर है, वो भी क्या हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा। अगला सी नंबर चा, तो चा वर्ग का प्रथम अक्षर है, तो इसलिए अल्पप्राण क्या हो जाएगा, प्रथम अक्षर जो होता है वो अल्पप्राण होता है, और तृतीय अक्षर भी अल्पप्राण होता है, पंचम अक्षर भी अल्पप्राण होता है, और सल प्रत्याहार स और हा ये भी अल्पप्राण होते हैं। और डी नंबर फा है, तो फा किस वर्ग में आता है, पा फा बा, पा वर्ग में आता है, और पा में फा दूसरा स्थान है, तो ये तीनों महाप्राण हैं, और चा ही अल्पप्राण है, तो आंसर चा सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है, का से लेकर माँ तक के वर्ण 25 वर्ण आते हैं इसमें, कादयो माँ वसाना स्पर्शा, का से माँ तक के वर्ण जो 25 वर्ण आते हैं वो क्या होते हैं, स्पर्श वर्ण कहला देते हैं। तो देखिए का से लेकर के माँ तक के व्यंजन में का भी आता है, चा भी आता है और टा भी आता है, केवल या नहीं आता है, तो या इसका आंसर सही हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, आपका भविष्य उज्जवल हो, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद बताइए। वाक्य में भेद होते हैं प्रयोग के अर्थ में, बनावट के अर्थ में वगैरह इस प्रकार से। तो आपको इसमें बताना है आपका भविष्य उज्जवल हो, अर्थ की दृष्टि से इस वाक्य में क्या है। तो देखिए इसमें आप ना प्रश्न पूछ रहे हैं, ना कोई निषेध वाक्य है, ना कोई आज्ञा दे रहे हैं। आपका भविष्य उज्जवल हो यह आपकी इच्छा है, हमारी इच्छा हो सकती है। आप किसी से आशीर्वाद लेते हैं तो कहते हैं आपका भविष्य उज्जवल हो, आपके बड़े जो हैं वो कहते हैं तो उनकी इच्छा होती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, जो छात्र कक्षा में निरंतर प्रश्न पूछते रहते हैं उन्हें दंडित किया जाना चाहिए, उन्हें कक्षा के वाद विवाद में भाग लेने प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित इंस्पिरेशन किया जाना चाहिए, अथवा डी नंबर प्रश्नों का उत्तर स्वयं ढूंढने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। प्रश्नों का उत्तर वह प्रश्न इसीलिए पूछते होंगे क्योंकि उनको उत्तर नहीं आते हैं, तो आप उनको प्रश्नों के लिए स्वयं ढूंढने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेंगे। कक्षा में आपको क्या करना है, उन्हें लगातार प्रश्न पूछने रहने के लिए, क्योंकि शिक्षण क्या है, एक इंटरएक्टिव प्रोसेस है, एक अंतःक्रियात्मक पक्ष है जिसमें क्या होता है, टीचर, इसमें 3 पक्ष होते हैं हमेशा, एक होता है टीचर और एक होता है लर्नर और एक क्या होता है करिकुलम अर्थात सिलेबस अथवा करिकुलम पाठ्यवस्तु। तो टीचर और लर्नर के बीच में करिकुलम सिलेबस का जो होता है वो भागीदारी होता है, उसी को तो साझा करके पढ़ाते हैं और उसी पर बच्चा क्वेश्चन करेगा। तो आपको क्या करना है कि उसको लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना है ताकि क्लास जो का माहौल हमेशा इंटरएक्टिव बना रहे, अंतःक्रियात्मक बना रहे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। और ये पूछ भी सकता है कि शिक्षण के कितने चर हैं, तो 3 चर हैं, टीचर और लर्नर और करिकुलम अथवा पाठ्यवस्तु। सिलेबस भी दे सकता है, स्टडी मटेरियल भी दे सकता है, करिकुलम भी दे सकता है, लेकिन ये टीचर, लर्नर एंड करिकुलम आपको ध्यान रखना है। जॉन डीवी ने इसको बताया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं, टाइम ज़्यादा हो रहा है। भाषा विकास के सहयोग में करने का कौन सा तरीका गलत है, बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, उसके प्रयोगों के समर्थन, भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। इसमें तरीका गलत पूछ रहा है तो आपको क्या करना है, निगेटिव पूछ रहा है तो आपको आंसर ध्यान से पढ़ना है। बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, ये तरीका गलत नहीं हो सकता है, ये तरीका बिल्कुल सही है, इसलिए आंसर ये गलत हो जाएगा। अपनी उसकी जो भाषा है उसके प्रयोग को अमान्य कर देना, तो ये तो भाषा विकास का सहयोग नहीं होगा, इसलिए ये गलत है, तो इसलिए आंसर क्या, बी नंबर सही हो जाएगा। उसके प्रयोगों के समर्थन करना, हम उसके प्रयोग को समर्थन करना सही बात है, लेकिन ये तरीका गलत नहीं है।
और भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ही आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अधिकार में उपसर्ग है, अधिकार में कौन सा उपसर्ग है? अधिकार में अधि उपसर्ग है। उपसर्ग हमेशा क्या होता है? पहले जुड़ता है, तो अधि प्लस कार अधिकार बनेगा। इसका आंसर अधि सही हो जाएगा, इसमें कुछ समझने की बात है नहीं। निम्न में कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है? मैंने लड़के को बुलाया, उन्हें ना नींद आती थी ना भूख प्यास लगती थी। आपको ऐसा ना कहना चाहिए था, वहाँ जाना अच्छा नहीं है। इनमें से वाक्य कौन सा संयुक्त वाक्य है? उन्हें ना नींद आती थी ना भूख प्यास लगती थी। इसमें देखो कामा लगा है, दो वाक्य जुड़ रहे हैं। जब दो वाक्य जुड़ेंगे तो संयुक्त वाक्य होंगे। बी नंबर आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है? ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन, कक्षा में शांत वातावरण तभी रह सकता है जब कठोर अनुशासन हो। कठोर अनुशासन दमनात्मक अनुशासन से कभी भी कक्षा का अनुशासन शांत नहीं रह सकता है। अध्यापक और छात्रों में परस्पर सहयोग हो, केवल छात्रों का सहयोग हो, मनोरंजक कहानियाँ सुनाई जाएं। इसका आंसर सही है, बी नंबर। टीचिंग एज इंटरएक्टिव प्रोसेस है। छात्र और अध्यापक के बीच में परस्पर सहयोग होना चाहिए, समन्वय की भावना होगी, तभी कक्षा का वातावरण शांत रहेगा। तो आशा करता हूँ यही तक क्वेश्चंस हैं, आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर आ चुके होंगे और आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।